आज जो हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए जिसको हम बैक टाइट्रेशन का नाम देंगे, आसान सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, मुझे इसलिए लेकिन इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बैक टाइट्रेशन पर बहुत पहले सवाल बन भी चुका है। जिस तरह से डबल टाइट्रेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि वो एल्कली मिक्सचर के कॉम्पोजिशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जनरली उसका पर्पस तो वही था। यहां पर जो बैक टाइट्रेशन कर रहे हैं इसका पर्पस है किसी भी, और मैं एक जनरल पर्पस की बात कर रहा हूं, बैक टाइट्रेशन का एक जनरल पर्पस है कि आप किसी इम्प्योर सब्सटेंस की प्योरिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई इम्प्योर सब्सटेंस हो तो उसकी प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए जनरली बैक टाइट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बड़ा लॉजिकल है, आप ध्यान, अगर आप इसका नाम छोड़ें, आप दिमाग उल्टा सीधा ना लगाएं, तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसका अमाउंट तो मुझे पता है लेकिन उसके अंदर जो प्योरिटी है उसका अमाउंट मुझे नहीं पता। तो ऑब्वियसली अगर मैं प्योरिटी की किसी चीज से रिएक्शन कराना भी चाहूं तो वो आदमी कितना लिया जाएगा ये आपको कैसे पता चलेगा? भाई जब आपको प्योरिटी का अमाउंट ही नहीं पता तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिस आदमी के साथ हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं वो आदमी कितना लिया जाएगा? तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है सर, वो आदमी एक्सेस में लिया जाएगा, जितना रिएक्शन करना होगा कर लेगा, जो नहीं करेगा उसे छोड़ दीजिए। कुछ समझ रहे मेरी बात को? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं बैक टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक इम्प्योर सब्सटेंस की प्योरिटी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। मैं तुम्हें बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं बैक टाइट्रेशन की बात करूं तो बैक टाइट्रेशन में जो मेन पर्पस है हमारा ये कि अगर मेरे पास कोई एक इम्प्योर सॉलिड है, सपोज मैं इस सॉलिड को ले लेता हूं, दिस इज माय सॉलिड सी सॉलिड, इसका नाम ऐसे सी बोल देता हूं, दिस इज सी सॉलिड। इसके अंदर कुछ प्योरिटी है और कुछ इंप्योरिटी है। तो अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसके अंदर कुछ प्योरिटी है कुछ इंप्योरिटी है, तो सपोज ये हमारी प्योरिटी है और बाकी सारी इंप्योरिटी है। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि दिस इज माय प्योरिटी। अच्छा, इससे होगा क्या सर? आप ये बताइए, अगर मैं इस पूरे सब्सटेंस सी सॉलिड का आपको वेट दे दूं तो आप ये बता सकते हैं कि इस प्योरिटी की परसेंटेज क्या है? तो मैंने कहा बिल्कुल बता सकता हूं, आप प्योरिटी का अमाउंट बता दीजिए, मैं उसकी परसेंटेज बता दूंगा। अगर इस प्योरिटी का अमाउंट x है तो द परसेंटेज विल बी x अपॉन टोटल वेट इनटू 100, दैट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। बस दिक्कत सारी ये है कि टोटल वेट तो हो सकता है वो सवाल में आपको दे ही दे, लेकिन x जिसको आपको प्योरिटी का वेट जो आपने माना है वो कैसे निकाला जाए? यानी मैं बताना चाह रहा हूं डबल टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जनरली इस तरह के इंप्योर सॉलिड्स के अंदर जो प्योरिटी की कंटेंट है या इंप्योरिटी की कंटेंट, ऑब्वियसली 100 में से माइनस कर देंगे तो आपको इंप्योरिटी की परसेंटेज मिल जाएगी, तो जो प्योरिटी की कंटेंट है उसकी परसेंटेज या उसका अमाउंट निकालने के लिए आप बैक टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए सर, हम पर्पस समझ गए आपका। अब आप ये बताइए ये काम आप करेंगे कैसे? तो देखिए, बनाने के लिए तो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उल्टे सीधे, लेकिन अगर मैं तुमको ये बताऊं कि जो बच्चा ये समझ गया कि सवाल बैक टाइट्रेशन का है तो बस ये समझ लीजिएगा कि अब आपको इन दो बातों का ही ध्यान रखना है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये काम करने के लिए आपको दो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ने वाली। पहला सॉल्यूशन कौन सा लिया जा रहा है? जो पहला सॉल्यूशन आप लेने जा रहे हैं वो पहला सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन लिया गया है जिसको आप बोलने जा रहे हैं ए सॉल्यूशन। सपोज ये मेरा ए सॉल्यूशन है और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं ये मेरा बी सॉल्यूशन है। यानी मैंने दो तरह के सॉल्यूशन ले लिए, एक ए सॉल्यूशन और एक बी सॉल्यूशन। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो आपने ए सॉल्यूशन लिया है ये ए सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, दिस इज ए सॉल्यूशन, और जो हमारा बी सॉल्यूशन है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, इसको हम बी सॉल्यूशन बोल रहे हैं। इन दोनों में खास बात क्या है? ये जो आपने ए सॉल्यूशन लिया है, सपोज ये मेरा ए सॉल्यूशन है, ये मैंने ए सॉल्यूशन ले लिया, कितना लिया क्या लिया मैं अभी तुम्हें इस बारे में बात करूंगा। ये मेरा ए सॉल्यूशन है और मान लीजिए ये मेरा बी सॉल्यूशन है, दिस इज माय बी सॉल्यूशन। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये बताइए इस ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन को लेने से क्या पर्पस कैसे सॉल्व होगा, आप इस इंप्योर सॉलिड की प्योरिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अब आप समझिएगा इस बात को, इस ए और बी सॉल्यूशन की अपनी कुछ खास बातें। क्या है वो खास बातें? ए सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये खूबी है वो इस इंप्योर सॉलिड की प्योरिटी से ही रिएक्ट करेगा और किसी चीज से रिएक्ट नहीं करेगा, वो इंप्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा। समझिए बात को, यानी ए सॉल्यूशन के अंदर ये खूबी है कि वो जब सी सॉलिड के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा तो वो सी सॉलिड की प्योरिटी से ही बात करेगा, इंप्योरिटी से कोई बात नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो ठीक है, बस सी सॉलिड है उसके अंदर प्योरिटी भी है उसके अंदर इंप्योरिटी भी है, ए अपना सॉल्यूशन है प्योरिटी से रिएक्ट कर जाएगा, बात खत्म। अब बात यह आती है कि इस आदमी की जितनी प्योरिटी है उतना ही ये ए सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली खर्च होने वाला, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि इसके अंदर कितनी प्योरिटी है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये खर्च कितना होने वाला है। यहां तक ठीक है? यानी मैं अभी ए सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, ये ए सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सिर्फ प्योरिटी से रिएक्ट करेगा, इंप्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए ठीक है, अब बी सॉल्यूशन की खास बात क्या है? बी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये खास बात है वो सिर्फ ए सॉल्यूशन से रिएक्ट कर सकता है और किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। किसी का मतलब ना तो वो इस सी की प्योरिटी से इंप्योरिटी से रिएक्ट करेगा, ना वो प्योरिटी और
और ए की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना है उससे भी रिएक्ट नहीं करेगा। आप समझिए, यानी बी सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर ये खूबी है कि वो सिर्फ हमारे ए सोल्यूशन से ही रिएक्ट कर सकता है, उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। यानी ए सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन लिया गया है जो प्योरिटी से रिएक्ट करेगा, बी सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन लिया गया है जो सिर्फ ए से रिएक्ट करेगा, ना वो प्योरिटी से रिएक्ट करेगा, ना वो इंप्योरिटी से रिएक्ट करेगा, ना ही वो प्योरिटी और ए के साथ हुई रिएक्शन के प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा, किसी से नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब आप ये बताइए, अब आप इस सी सब्सटेंस की प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मुझे लगता है तुम में से बहुत सारे बच्चे अपने आप अकल लगा सकते हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। सोचिए, अगर मैं इस पूरे पत्थर को उठा के इस ए के अंदर डाल दूं तो क्या होगा? अगर मैं इस पूरे सी सॉलिड को उठाकर इस ए के अंदर डालूंगा तो क्या होने वाला है? सर, इस पूरे पत्थर को उठा के अगर आप ए के अंदर डालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये पत्थर ए से रिएक्ट करने लगेगा, करता जाएगा करता जाएगा। बिल्कुल सही है। कब तक करता जाएगा? तब तक करता जाएगा जब तक कि पूरी की प्योरिटी वो खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि ए सोल्यूशन किससे रिएक्ट करता है? प्योरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ सर, पूरा का पूरा ए सोल्यूशन का जो है वो हमारा जितना भी ए सोल्यूशन लिया है आपने, उसका वो हिस्सा जो प्योरिटी से रिएक्ट कर रहा है वो तब तक रिएक्ट करता चला जाएगा जब तक प्योरिटी पूरी खत्म नहीं हो जाती। और क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि प्योरिटी कितनी है, इसलिए मुझे ए सोल्यूशन एक्सेस में ही लेना पड़ेगा। यानी एक चीज क्लियर है सर, अगर आपको इसका सब्सटेंस की प्योरिटी निकालनी है तो आप इसको सबसे पहले ए सोल्यूशन में डालेंगे और ए सोल्यूशन के जो इनिशियल मिली इक्विवेलेंट्स दिए जाएंगे वो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे जो इनिशियल अमाउंट होगा जो एक्सेस में होगा। क्या मतलब हुआ सर? जैसे ही आप उठा के इसको इसके अंदर डालेंगे तो आपका खेल चालू हो जाएगा। जैसे ही ये पत्थर इसके अंदर गिरेगा क्या होगा? जैसे ही ये पत्थर इसके अंदर गिरेगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, प्योरिटी रिएक्ट करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, तब तक रिएक्ट करेगी जब तक सारा का सारा प्योरिटी खत्म नहीं हो जाता। क्या क्या हुआ होगा सर? मुझे ऐसा लगता है कि सर सी प्योरिटी के साथ जब ए रिएक्ट करेगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, साथ में सर कुछ इंप्योरिटी भी बची होगी। बिल्कुल सही है, इंप्योरिटी से तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो सर ये आपकी इंप्योरिटी भी बच गई होगी। यानी एक तो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बना होगा वो पड़ा होगा। बिल्कुल सही है, दिस इज द प्रोडक्ट जो बना होगा। ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। और ये हमारी इंप्योरिटी होगी जो अंदर पड़ी हो, जिसके साथ ए रिएक्ट नहीं करता। चलिए ठीक है, अब क्या होगा? अब सर देखिए ऐसा है, ए तो आपने खूब सारा ले रखा है, जितना रिएक्ट करना है कर गया कर गया कर गया। अब जो बच गया आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितना रिएक्ट कर गया? मुझे तो नहीं पता। तो अब क्या करूंगा कि जितना रिएक्ट करना होगा कर जाएगा। मान लीजिए इतना वो रिएक्ट कर गया, इतना ए हमारा रिएक्ट कर गया, तो जितना बच गया अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ए बच जाएगा अगर मैं उसको इनिशियल अमाउंट से माइनस कर दूं तो मुझे उस ए का पता चल जाएगा जो कंज्यूम हो गया। किसके साथ रिएक्ट करने में? प्योरिटी के साथ रिएक्ट करने में। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि अगर वो दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जितनी प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स उतने ही बचे हुए ए के इक्विवेलेंट्स होंगे सर, उतने ही कंज्यूम्ड इक्विवेलेंट्स होंगे ए के, और मुझे सी की प्योरिटी के अमाउंट का पता चल जाएगा। समझिए, यानी कर क्या रहे हैं? आपने सी सॉलिड उठाया और इसको ए के अंदर डाल दिया। जब आप इस सी सॉलिड को ए के अंदर डालेंगे तो प्योरिटी रिएक्ट करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। कब तक रिएक्ट करेगी? जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन ए तो बहुत सारा है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं प्योरिटी कितनी है, तो मैंने ए पहले ही एक्सेस में ले रखा है। तो जो एक्सेस अमाउंट है उसका कुछ हिस्सा कंज्यूम हो जाएगा और कुछ हिस्सा बच जाएगा। तो अगर मुझे बचा हुआ अमाउंट पता चल जाए तो मैं माइनस करके उस ए का हिस्सा निकाल लूंगा जो रिएक्ट कर गया। किससे? प्योरिटी से। तो वही किसके बराबर होगा? प्योरिटी के बराबर। उससे प्योरिटी का इक्विवेलेंट्स आए, उससे प्योरिटी के मोल्स आएंगे, उससे प्योरिटी का वेट आएगा और उससे प्योरिटी की परसेंटेज आएगी। समझ में आ रहा है? यानी एक चीज क्लियर है सर, अगर आप बैक टाइट्रेशन करने जा रहे हैं तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आप सबसे पहले मुझे एक सोल्यूशन लेके आएंगे, ए सोल्यूशन। उस ए सोल्यूशन के आपको इनिशियल इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स आपको देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। और उसके बाद उसका जितना हिस्सा बच गया वो बी के साथ टाइट्रेट करेगा। यानी बचे हुए हिस्से को मैं बी के साथ रिएक्ट कराऊंगा, और जब ये बचा हुआ हिस्सा बी से रिएक्ट करेगा तो जितना भी बी का खर्चा होगा वो बचे हुए ए के बराबर होगा। इनिशियल ए दे रखा है, बचा हुआ ए बी बता देगा, माइनस करके कंज्यूम्ड ए आ जाएगा, और ये कंज्यूम्ड ए इनडायरेक्टली प्योरिटी के बराबर होगा। मस्त लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाकर 2 लाइनों में अपना सवाल सॉल्व कर लें। समझने की कोशिश करो। समझ में आई बात? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है जिस पर सवाल बनते हैं, बनाए जा सकते हैं। और इस चीज को समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज हमें समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि आप कभी भी इम्प्योर सॉलिड की अगर प्योरिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे। पहला सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन होगा जिसके इनिशियल इक्विवेलेंट्स दिए ही जाएंगे, आप चक्कर में पड़िए ही मत। और बचा हुआ ए जो रिएक्शन के बाद बच गया, क्योंकि वो तो एक्सेस में दिया जाएगा, तो जितना रिएक्शन करना होगा कर गया, प्योरिटी के साथ रिएक्ट कर गया, खत्म हो गया। जो बच गया उसको बी बता देगा, क्योंकि बी सिर्फ किससे रिएक्ट करता है? ए से। तो बी के जितने इक्विवेलेंट्स ए के साथ रिएक्शन करने में खर्च हो रहे हैं
वो इनडायरेक्टली ए के बचे हुए इक्विवेलेंट्स होंगे। ए के इनिशियल इक्विवेलेंट्स आपके पास है, माइनस करके आपको ए के कंज्यूम्ड इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे, और ये कंज्यूम्ड इक्विवेलेंट्स इनडायरेक्टली प्योरिटी से इक्वेट कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आपको प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स, प्योरिटी के मोल्स, प्योरिटी का वेट और प्योरिटी की परसेंटेज मिल जाएगी। यहां तक क्लियर? अब इसमें ना एक बात का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बात इंपॉर्टेंट। अब देखने में मुश्किल नहीं लग रहा है, बिल्कुल सीधी सी कहानी लग रही है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है। ये जो ए सोल्यूशन है ये दो लोगों के साथ खेल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। एक तो ए सोल्यूशन सी से रिएक्ट कर रहा है और एक ए सोल्यूशन बी से रिएक्ट कर रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी ये जो ए है वो हमारा प्योरिटी से रिएक्ट कर रहा है, और जो एक हिस्सा है ए सोल्यूशन का वो हमारा बी सोल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों जगहों पर ए के जो एन फैक्टर हैं वो सेम होने चाहिए। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं हो सकता है यहां पर ए का एन फैक्टर कुछ और है और यहां पर ए का एन फैक्टर, इस रिएक्शन में ए का एन फैक्टर कुछ और। ठीक, उस सूरत में आपको ए के एन फैक्टर को कॉमन करके ही प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे। मैं बताता हूं मैं क्या कहता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसके इनिशियल इक्विवेलेंट्स 100, क्लियर है? अच्छा, अब जितना रिएक्शन करना कर गया, जो बच गया वो बच गया, और बचे हुए को किसने टाइट्रेट करके बताया? बी ने। अब अगर बी का कंजम्पशन मान लीजिए 40 मिली इक्विवेलेंट्स का हुआ, तो इसका मतलब 100 थे, 100 में से 40 बी ने बता दिए। कौन होगा ये बी ने जो बताया? सर वो बचा हुआ होगा। तो यानी 100 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो मुझे 60 मिल जाएंगे। ये जो 60 मिली इक्विवेलेंट्स होंगे ये होंगे विद रिस्पेक्ट टू एन फैक्टर। मान लीजिए यहां पर एन फैक्टर 2 है और यहां पर मान लेते हैं एन फैक्टर 1। तो ऐसे में वो जो 60 अमाउंट निकल के आ रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2। तो अगर मैं एन फैक्टर 1 के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो इट विल बी 30, यानी 60 मिली इक्विवेलेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2, सो इट विल बी 30 मिली इक्विवेलेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एन फैक्टर 1। सिंपल यूनिटरी मेथड लग गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ जो प्योरिटी से रिएक्ट करने वाले ए है हमारा वो 30 मिली इक्विवेलेंट्स है, इसलिए प्योरिटी के 60 नहीं होंगे, 30 होंगे। ऐसा तब किया जाएगा जब दोनों जगहों पर एन फैक्टर बदल रहा हो। अगर दोनों जगहों पर एन फैक्टर सेम है तब तो कुछ कर रहे ही नहीं। सर आपने 100 लिए, 100 में से 40 इसके हैं, तो अगर 40 इसके हैं तो बचा हुआ 40 हो गया, यानी 100 में से 40 घटा के 60 ही आया, 60 विद रिस्पेक्ट टू एन फैक्टर 1, और यहां भी एन फैक्टर 1, तो 60 ही किसके बन जाएंगे? प्योरिटी के। लेकिन अगर एन फैक्टर बदल गया तो ऐसे में बदले हुए एन फैक्टर के अकॉर्डिंगली आपको प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स जज करने पड़ेंगे। यह बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और यह यूनिक इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ समझ में आया? मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छा सीधा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें अब देखिए भाई ये जेई का मतलब है, एडवांस का मतलब है थोड़ा सा आप हिम्मत तोड़ देंगे सवाल दिखा के, समझ रहे? थोड़े से आदमी जो है बड़ा सीना चौड़ा करके अपना पेपर देने आए, उन्होंने एक सवाल की दिखाया ऐसा लंबा चौड़ा गंदी गंदी कैलकुलेशंस, आदमी 90% बच्चे समझ रहे हो? तो इसमें हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि हमें इस चीज को हमेशा समझना है कि हर एग्जाम लेने वाले, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी लेवल के एग्जाम की बात करें, जो एग्जामिनर है वो सबसे पहला काम बच्चों की हिम्मत तोड़ने का करता है। एक तो सवालों की लैंग्वेज, एक तो सवालों का डेटा, एक सवालों की लेंथ कुछ इस तरह से बनाई जाती है जिससे बच्चों की हिम्मत टूटे, क्योंकि उसके पास यही वो कुछ तरीके हैं जो बच्चों को परेशान करने के, क्योंकि वो सिलेबस के बाहर बातें नहीं कर सकता। बात समझ रहे? तो उसको मजबूरी है कि वो इस हथियार का भी इस्तेमाल करे। तो इसलिए हमें कभी भी सवाल को देख के डरने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले सवाल को देखेंगे, देखते ही देखते आपको क्या समझ में आएगा? चलते 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 आपको लास्ट में समझ में आएगा, ओहो भाई साहब कह रहे हैं कि व्हाट इज द कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ BaSCN होल ट्वाइस इन द सैंपल। यानी आपके पास BaSCN होल ट्वाइस का पत्थर है जिसके अंदर जो प्योर BaSCN होल ट्वाइस है वो कितना है। सर मैं समझ गया सर, ये फिर से प्योरिटी कैलकुलेशन का सवाल आ गया, ये इम्प्योर सॉलिड की प्योरिटी कैलकुलेशन का सवाल है, पक्का ये बैक टाइट्रेशन का सवाल है। और अगर ये बैक टाइट्रेशन का सवाल है तो आपका पत्थर 0.506 ग्राम का पत्थर, उसके अंदर एक्चुअली BaSCN होल ट्वाइस कितना है ये मुझे कैलकुलेट करना है। सर बिल्कुल आसान हो गया, पत्थर को उठा के किसी एक सोल्यूशन में तो डालोगे ही डालोगे, और उस सोल्यूशन के साथ एक सोल्यूशन और लोगे जो उस बचे हुए सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। मुझे पता है, मुझे इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सबसे पहले बताइए पत्थर की शक्ल क्या है, तो लीजिए सबसे पहले पत्थर की शक्ल बना लेते हैं। क्या बनेगी सबसे पहले पत्थर की शक्ल? जो पत्थर होगा वो मेरा ऐसा होगा। चलिए ठीक है सर, ये मेरा BaSCN होल ट्वाइस इम्प्योर, दिस इज इम्प्योर सॉलिड जो हमारे पास दे रखा है, दिस इम्प्योर सॉलिड, जो भी हमें BaSCN होल ट्वाइस दे रखा है। ठीक, इसके अंदर इसका वेट कितना दे रखा है? इसका वेट दे रखा है 0.506 ग्राम।
चलिए ठीक है, इसके अंदर कुछ प्योरिटी होगी और इस प्योरिटी के बारे में हमें बात करनी है। दिस इज प्योर BaSCN, दिस इज प्योर BaSCN होल ट्वाइस। ये मुझे प्योर BaSCN होल ट्वाइस दे रखा है। अब वो कह रहा बताइए इसके अंदर कितनी प्योरिटी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बड़ा आसान है, मैं समझ गया। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले सर मुझे पहला सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए होगा, इसमें इतना मत सोचवाइएगा, पक्का मुझे पहला सोल्यूशन चाहिए। ये लीजिए आपका पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन सर मुझे चाहिए ही चाहिए होगा, इसमें भी इतना दिमाग मत लगवाइएगा, ये दूसरा सोल्यूशन होगा जो आपको देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये दोनों सोल्यूशन ले लेते हैं। एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन ये ले लेते हैं, दोनों सोल्यूशन है। दिस इज माई A सोल्यूशन एंड दिस इज B सोल्यूशन। अब बताइए मैंने क्या बताया था सर, ए सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसके इनिशियल इक्विवेलेंट्स आपको देने पड़ेंगे और वो एक्सेस में होंगे। चलिए ढूंढिए आपका ए सोल्यूशन कौन सा है। सर साफ दिखाई देता है, ढूंढने की क्या जरूरत है, एकदम साफ दिख रहा है कि जो मेरा ए सोल्यूशन है वो ये दे रखा है 50 ml 0.1 मोल नॉर्मल आयोडीन। सर ये ए सोल्यूशन हो गया। चलिए ठीक है, और बी सोल्यूशन सर जो आयोडीन हमारा बच जाएगा सोल्यूशन, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा सर, वो हमारा सेकंड सोल्यूशन होगा जो कि मेरा ये बी सोल्यूशन है, जो सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन है। एकदम साफ दिखाई देता, यानी सर सवाल एकदम साफ है, ये मेरा ए सोल्यूशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो मेरा ए सोल्यूशन है, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। मुझे लगता है हर बच्चा अब सवाल को कर सकता है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ए सोल्यूशन और बी सोल्यूशन का अगर पता चल जाए तो दिस इज आयोडीन सोल्यूशन एंड दिस इज हाइपो सोल्यूशन, Na2S2O3 सोल्यूशन। तो सर ये मेरे पास दो तरह के सोल्यूशंस हैं। अब बताइए आपको क्या क्या चाहिए। मुझे सब पता है सर, मुझे पता है आप इस आयोडीन के इनिशियल इक्विवेलेंट्स आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही है। चलिए दे देते हैं, और जो आयोडीन बच जाएगी उसको हाइपो से रिएक्ट कराएंगे, तो हाइपो कितना खर्च हुआ ये भी आपको बताना पड़ेगा। खत्म हो गया सर, कुछ करना ही नहीं है। आप बताइए जरा इनिशियल इक्विवेलेंट्स कितने दे रखे हैं सर। इनिशियल इक्विवेलेंट्स आयोडीन के, इनिशियल इक्विवेलेंट्स जो आयोडीन के दे रखे हैं, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट्स ले लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन कितने हो गए सर, ये 50 ml 0.1 नॉर्मल। लीजिए खेली खत्म, 50 इंटू 0.1, ये सर 5 मिली इक्विवेलेंट्स आपने इनिशियली ले रखे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जितने रिएक्ट करने हुए कर गए, जो बच गए वो कौन बताएगा, बचा हुआ बी सोल्यूशन बताएगा। और बी सोल्यूशन कितना खर्च हो रहा है बचे हुए से रिएक्ट करने में, 20 ml 0.1 मोलर। यानी ये कंफर्म हो गया, जब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो कंज्यूम्ड, कितने कंज्यूम्ड हो रहे हैं, हाइपो के मिली इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं 20 इंटू 0.1 एंड दैट इज 2 मिली इक्विवेलेंट्स। और सब लोग मेरे ख्याल से इस बात को एग्री करेंगे कि हाइपो का आयोडीन से रिएक्शन करते वक्त जो एन फैक्टर है वो 1 लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आयोडीन जब हाइपो से रिएक्ट कर रही होगी तो क्या रिएक्शन चल रही होगी, आयोडीन जब हाइपो से रिएक्ट कर रही होगी तो I2 प्लस Na2S2O3 गिव्स NaI प्लस Na2S4O6। सर इस रिएक्शन में आयोडीन का जो एन फैक्टर है वो तो 2 होगा और जो हाइपो है उसका एन फैक्टर 1 होगा। साफ समझ में आता है। यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहां एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है। 2 से 2.5 सिर्फ 0.5 का चेंज एक सल्फर की वजह से, सिंस यू हैव 2 सल्फर एटम्स सो द एन फैक्टर इज 0.5 इंटू 2 दैट इज 1। और यहां पर तो सब लोग पहचान ही रहे, यहां आयोडीन 0 है, यहां आयोडीन -1 है। 0 से -1 एक का चेंज एक आयोडीन की वजह से, सिंस यू हैव 2 आयोडीन सो एन फैक्टर विल बी 2। सो अल्टीमेटली मैंने हाइपो का एन फैक्टर 1 है तो यहां पर 0.1 इंटू 1 करके इक्विवेलेंट्स निकालिए 2। यानी इसके मिली इक्विवेलेंट्स 5 हैं और इसके मिली इक्विवेलेंट्स 2 हैं। ये किसके मिली इक्विवेलेंट्स हैं, ये उस हाइपो के हैं जो बचे हुए आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है। ये किसके हैं सर, ये इनिशियल आयोडीन के हैं। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो आपको वो इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे आयोडीन के जो कंज्यूम हो गए थे किसके साथ, प्योर आदमी से रिएक्ट करते वक्त। खत्म हो गया। यानी कंज्यूम्ड कितने होंगे, ये लीजिए, कंज्यूम्ड मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 कितने आएंगे भाई, 5 - 2 दैट इज 3। अब ये बताइए क्या चीज का ध्यान रखना है, अगर ये कंज्यूम्ड है तो यही किसके होने चाहिए, प्योरिटी के। नहीं सर एक सेकेंड, एन फैक्टर को तो देख लीजिए, कहीं एन फैक्टर तो नहीं बदल रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए सर एक बार एन फैक्टर चेक करते हैं। इस रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर तो अभी आप निकाल ही चुके हैं, इस रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर 2। लेकिन इस रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर क्या, ये सोचना है। बहुत आसान है सर, BaSCN होल ट्वाइस के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करती है तो आयोडीन इस BaSCN होल ट्वाइस को ऑक्सीडाइज कर रही है। साफ लिखा गया है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आर ऑफ HCN आर दिस, यानी आयोडीन ने इस HCN को ऑक्सीडाइज किया। तो अगर आयोडीन ने इस HCN को ऑक्सीडाइज किया तो आयोडीन खुद तो रिड्यूस ही हुई होगी। यानी रफली अगर मैं इक्वेशन दिखाऊं तो मुझे जो समझ में आती है वो इक्वेशन ये बनती है कि जो मेरा आयोडीन होगा, उसको अलग से लिख लेते हैं, जो मेरा आयोडीन होगा वो कैसे रिएक्ट कर रहा है,
जो आयोडीन है वो हाइपो के एससीएन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एससीएन के साथ रिएक्ट करके वो एससीएन को एक तो ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फेट और साइनाइड में, और खुद पक्का रिड्यूस कर रहा होगा आई माइनस में। उसका रीजन है आयोडीन रिड्यूस होकर आई माइनस के नीचे नहीं जा सकती। सवाल में नहीं बताया गया है, लेकिन ये मेरी अकल कहती है कि अगर आयोडीन रिड्यूस हो रही है तो आई माइनस में ही जाएगी। अगर आयोडीन आई माइनस में जा रही है तो मुझे लगता है हर आदमी इस बात को समझेगा, सर इस बार फिर इसका एन फैक्टर 2। चलिए एक बार एससीएन का भी एन फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर आप थायोसाइनाइड की बात करें तो थायोसाइनाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल -2, कार्बन को देखें तो कार्बन +4 और नाइट्रोजन को देखें तो ये -3 होगा। एक बार चेक करते हैं, इधर आते हैं। इधर अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन यहां +2 और नाइट्रोजन यहां -3 होगा। अगर आप देखें तो एससीएन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो तरीका है वो तरीका यही है कि मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, और इस स्ट्रक्चर को बनाते ही मैंने सारे लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ा -3, कार्बन को मिला +3। सल्फर कार्बन के बॉन्ड को तोड़ा, कार्बन को मिला +1, सल्फर को मिला -1। और जो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज था, जो एससीएन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो सल्फर को देकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2 एंड द कार्बन इज +4 एंड नाइट्रोजन इज -3। इन साइनाइड सिमिलरली इन साइनाइड आयन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या होगा, साइनाइड को अगर आप ध्यान से देखें तो तोड़ा, नाइट्रोजन को -3, कार्बन को +3, और जो निगेटिव चार्ज है साइनाइड का वो उस आदमी को दे दिया जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं था, एंड दैट इज कार्बन। यानी अल्टीमेटली इन साइनाइड द कार्बन इज +2, देख रहे हो +2, एंड नाइट्रोजन इज -3। अब आप चेंज देख लीजिए, सर साफ दिखाई देता है यहां पर जो साहब का इन फैक्टर निकल के आ रहा है वो 6 आ रहा है, क्योंकि सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, और अगर सल्फर -2 से +6 में जाएगा तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, और कार्बन 4 से वापस 2 में आ रहा है, इसने उन 8 में से 2 को वापस बुला लिया। यानी अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े गए, सिर्फ 6। और वो छोड़े गए इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं, वो छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन को रिड्यूस कर रहे हैं आई माइनस में। क्लियर है, यानी अल्टीमेटली नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 6, दैट इज 8 - 2। क्लियर है, यानी अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो थायोसाइनाइड में थायोसाइनाइड का जो एन फैक्टर है इन दिस रिएक्शन इज 6 एंड द एन फैक्टर ऑफ आयोडीन इज 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पुरानी बात कर रहा था तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर इसका एन फैक्टर 2 है तो यहां पर भी आयोडीन का जो एन फैक्टर है वो 2 ही है, और अगर यहां पर आयोडीन का भी एन फैक्टर 2 है तो कोई झंझट नहीं है। जितने आयोडीन के मिलीक्यूलेंट्स आपने बताए 3, उतने ही मिलीक्यूलेंट्स प्योरिटी के भी होने चाहिए। लीजिए अब सवाल खत्म हो गया। सो द इक्विवेलेंट्स ऑफ प्योरिटी या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्योर BaSCN whole twice should be 3 मिली इक्विवेलेंट। अब जब मिली इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं तो क्या निकालते हैं, चलिए सर मिली मोल्स निकाल लेते हैं। लीजिए मिली मोल्स आ गए, मिली मोल्स ऑफ प्योर BaSCN होल ट्वाइस। सर मिली इक्विवेलेंट्स को आप एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, और अभी क्या निकाला था, जो एससीएन था अगर वो सल्फेट और साइनाइड में कन्वर्ट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, सर उस केस में जो ट्रांसफर आएगा वो ट्रांसफर 6 लोगों का निकल के आएगा। देख रहे थे अभी आप जो एन फैक्टर निकल के आया था हमारा, ये देखिए 6 लोग। इसका मतलब ये हुआ अगर एक एचसीएन है तो 6 का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और एचसीएन का होल ट्वाइस है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। सो दिस मच बी मिली मोल्स। क्या अब ये बताओ मिली मोल्स से वेट आ जाएगा, और क्या वेट से परसेंटेज निकाल लोगे? हां सर इतना तो कर ही लेंगे, इतने पढ़े लिखे तो हैं ही। मैं ये बताना चाह रहा हूं आसान से सवाल होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी अकल ये लगानी है कि आप सबसे पहले ये पकड़ लीजिए कि ये पक्का बैक टाइट्रेशन, और जैसे ही आपने पकड़ा कि ये बैक टाइट्रेशन है तो आप समझ लीजिएगा कुछ करना ही नहीं है। आपको ए सोल्यूशन दिया जाएगा, आपको बी सोल्यूशन दिया जाएगा, आप अपनी आंखों को ए सोल्यूशन को ढूंढने में और बी सोल्यूशन को ढूंढने में लगा दीजिए, बस बात खत्म। अब जैसे ही आपको वो सोल्यूशंस मिलेंगे तो अब आप खुद जानते हैं ए का इनिशियल अमाउंट देना पड़ेगा, ए के इनिशियल इक्विवेलेंट्स देने पड़ेंगे, और ए के बचे हुए वो बी के थ्रू निकल के आएंगे, इसलिए बी के भी मिली इक्विवेलेंट्स ए के साथ रिएक्ट करने में कितने खर्च हुए वो देने पड़ेंगे। दोनों को माइनस करके आपको कंज्यूम्ड ए मिल जाएगा। बस एक बार एन फैक्टर का ध्यान रखना, यहां पर एन फैक्टर और वहां पर एन फैक्टर सिमिलर होना चाहिए, तो फिर यही कंज्यूम्ड प्योरिटी के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर देना, और अगर एन फैक्टर सेम नहीं है तो यूनिटरी मेथड से कन्वर्ट करना, और उसके बाद प्योरिटी से इक्वेट करके प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स, प्योरिटी के मोल, प्योरिटी के वेट, प्योरिटी की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रही बात? जेई ने बहुत साल पहले एक सवाल बनाया था, जिसमें उसने इस वेरिएशन का इस्तेमाल किया था। तो मैं ये सवाल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। कैलकुलेट द परसेंटेज, हमने कहा ऐसी तैसी तुमने फिर बैक टाइट्रेशन की बकवास करी है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बैक टाइट्रेशन का फिर से सवाल समझ में आता है। ये AgNO3 है जो प्योर है हमारा, दिस इज सॉरी इम्प्योर AgNO3। इसके अंदर प्योरिटी पड़ी है हमारे पास कुछ, मान लीजिए ये प्योरिटी पड़ी,
ये प्योर हो गया। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं है, प्योरिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको 2 बर्तन चाहिए होंगे। चलिए कौन कौन से होंगे वो 2 बर्तन, वो बता दीजिए। एक बर्तन ये होगा, एक बर्तन ये होगा। सवाल के अकॉर्डिंगली अगर आप ध्यान से देखें तो वो दोनों बर्तनों के बारे में बताया गया है। पहला बर्तन जो है वो मेरा KI सोल्यूशन है और जो दूसरा बर्तन है वो मेरा KiO3 सोल्यूशन। अब आपको अपने आप इस सवाल के बारे में करना है, आप खुद सोच लीजिएगा सवाल किया कैसे जाएगा। सर KI के इनिशियल इक्विवेलेंट्स उसको देने पड़ेंगे, जितना KI बच जाएगा वो KiO3 से पता चलेगा, वो भी उसको देना पड़ेगा। वो सब कुछ सवाल में दे के बैठा है। करने वाले कर सकते हैं, नहीं करने वाले नहीं कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो KI के इनिशियल इक्विवेलेंट्स आपको सवाल में मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे सर? ये देखिए KI का 50 ml लिया गया है, लेकिन सर इक्विवेलेंट्स के लिए तो नॉर्मेलिटी भी चाहिए। वो नॉर्मेलिटी आपको लास्ट की लाइन से मिल जाएगी, यानी लास्ट की लाइन से KI की नॉर्मेलिटी निकालिए और इस लास्ट की लाइन को छुपा दीजिए, बात खत्म। यानी आखिर की 2 लाइन सिर्फ किस लिए दी गई हैं? जेई का सवाल था, बढ़िया सवाल था। उस टाइम की सवाल बात कर रहे हैं जब बढ़िया सवाल बनाए जाते थे, मुश्किल सवाल बनाए जाते थे। आज के दौर में यह सवाल इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इससे मिलता जुलता सवाल वो पक्का कम कैलकुलेशन का, आसान कैलकुलेशन का, थोड़ा कम टफ लैंग्वेज का पूछ सकता। यानी हो सकता है वो डायरेक्ट आपको KI की नॉर्मेलिटी दे देता। वो नॉर्मेलिटी देने के लिए उसने आखिर की 2 लाइनें बर्बाद कर दी, यानी उसने 2 लाइनें और दे दी ताकि आप KI की नॉर्मेलिटी निकाल पाए। ऊपर यूज कर लेंगे, इनिशियल इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे। बचे हुए इक्विवेलेंट्स के लिए आपको KiO3 का सॉल्यूशन दे रखा है, दोनों को माइनस करिए, एक बार एन फैक्टर को चेक कर लीजिएगा। मुझे लगता है इस सवाल में एन फैक्टर का वेरिएशन है। आप देखिए पहली वाली रिएक्शन में जब रिएक्शन होगी, जब प्योर AgNO3 रिएक्ट करेगा KI के साथ तो एन फैक्टर क्या आएगा? तो जब प्योर AgNO3 KI के साथ रिएक्ट करेगा तो AgI बनेगा, साथ में KNO3 बनेगा। तो ये तो कोई ऑक्सीडेशन हो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन जिसमें KI का एन फैक्टर 1 होगा। यानी इस प्रोसेस में जो KI का एन फैक्टर है दैट इज 1। अच्छा अब इधर आते हैं, इधर भी साफ साफ दिया गया है जब KiO3 के साथ KI रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? जब KiO3 के साथ KI रिएक्ट करेगा तो सवाल के अकॉर्डिंगली ICl बनेगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो फाइनली ICl का प्रोडक्शन है। तो इसका मतलब ICl में I का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में है, I -1 में है, -1 से +1 2 का चेंज है सर। इसका रिएक्शन में एन फैक्टर 2। बस अब आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा जितना भी KiO3 खर्च हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली KI का जितना भी अमाउंट आया माइनस करने के बाद वो विद रिस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2 आया, आप उसको 1 में कन्वर्ट करके आधा कर लीजिएगा और उसको प्योर AgNO3 से इक्वेट करके अपना आंसर कैलकुलेट करिएगा। मैं इस सवाल को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये काम तुम्हारा होगा। एक बार सब लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इस बात को मानेंगे कि सर बैक टाइट्रेशन कहीं से मुश्किल नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही थी कि दोनों रिएक्शन में जो हमारा ए सोल्यूशन है उसके एन फैक्टर सिमिलर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको इनको यूनिटरी मेथड से कन्वर्ट करके ही प्योरिटी के इक्विवेलेंट्स चेक करने चाहिए। समझ में आया? तो मेरा सजेशन यही है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए, जिसको हमें एक बार जरूर रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज इस पर भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है। बिकॉज टाइट्रेशन टॉपिक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही माना जाता है। तो इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर कुछ अगली बार कुछ छोटी सी बात और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सब वही है, मैं फिर वही बोलूंगा, टाइम बहुत कम बचा है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर एक चीज बढ़ानी। देखो इस टाइम पर ये तो नहीं कर सकते कि आप कुछ बहुत ज्यादा नया पढ़ लें या कुछ कमाल कर दें, लेकिन इस टाइम पर ये जरूर कर सकते हैं कि अपने अंदर एक हिम्मत बढ़ाएं, हिम्मत को और बढ़ाते रहें, क्योंकि इस एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपका पेपर 60%, 70%, 80%, 90% तक सॉल्व हो जाए, जो जनरली मेंस में हो चुका है। लेकिन ये वो एग्जाम होगा जिसमें एक बच्चा अगर 50% पेपर भी सही से सॉल्व करके आ गया तो एक अच्छी रैंक के साथ वो सेलेक्ट हो जाएगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं, या मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक तुम्हारे स्ट्रांग है उन टॉपिक पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, उनके अच्छे लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि इस बार ये जबरदस्त रिजल्ट निकाला जा सके। तो आज इतनी बात करेंगे, अगली बार फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच।